नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने क्या किया था, एक मिक्स सेट क्वेश्चंस मैथ्स के करने शुरू किए थे, तो उसी में ये दूसरा सेट होगा आपका। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे, साथ ही साथ में जो आने की संभावना है वो सवाल भी लेंगे। सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे इस कक्षा में, और अच्छे लेवल के सवाल होंगे जिन्हें आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, और यही सवाल आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ आप फॉलो करते रहिए, साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज चीज़ें कराई जा रही हैं वो करते रहिए, और आपको अदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। 5/7 भाग को, ठीक है सर। अच्छा, ए 5/7 भाग किसी कार्य का 15 डेज में कर रहा है कंप्लीट। मैं आपसे पूछूंगा कि एक कार्य वो कितने दिन में करेगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसे एक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ये गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। मतलब ए जो है, एक टोटल कार्य, एक पूरा कार्य होता है अपने आप में, उसको कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। देखो ये कट गया ना, 7 से 21 हो गया। ठीक है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 21, एक पूरे कार्य को। ठीक होगी बात। अच्छा, और क्या बात कही गई है आगे कि बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। मतलब कि बी की मदद से, बी की मदद का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे, तो उस कार्य को करने में सिर्फ 12 दिन लग रहे थे। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेके इसका टोटल वर्क बना लूंगा। तो टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, जब इनका एलसीएम लिया क्या आ गया, 84 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक होगी बात। अच्छा, एलसीएम लेने का भी मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, क्या कि 21 और 12 दोनों को लिख लो, इसकी सबसे छोटी से छोटी फॉर्म बनाने की कोशिश करो। तो ये कट रहा है 3 से 4 बार और 3 से 7 बार, ये छोटी से छोटी फॉर्म बन जाएगी। फिर या तो इसकी गुणा कर लो या इसकी गुणा कर लो, दोनों ही सेम आएंगे और वही आपका टोटल वर्क होगा। तो देखो 12 7 84 होता है, या फिर 21 चौक ये भी 84 होता है। तो ये आ गया आपका एलसीएम का वर्क आ गया टोटल। मैं इनकी क्षमताएं निकालूंगा, तो क्षमता हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि क्षमता गुणा समय बराबर कार्य होता है। तो ये क्या बोलते हैं, टोटल कार्य है और ये समय है। जब इस टोटल कार्य को समय से भाग करूंगा तो मुझे क्या मिल के आएगा, आपने कहा सर आपकी क्षमता निकल आएगी। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, जब 21 से 84 को भाग करूंगा तो 4 आ जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करो, ए प्लस बी की टोटल क्षमता 7 है, जिसमें ए की क्षमता ऊपर निकल कर आई है 4 है, बी की क्षमता क्या होगी, 3। बस अब बी के द्वारा इस टोटल कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे सर टोटल कार्य बटे बी की क्षमता रख दो, क्योंकि आपको पता है कि क्षमता गुणा समय बराबर कार्य होता है। तो कार्य यहाँ पे हमारा 84 है, समय हमें निकालना है, क्षमता इस कार्य के बटे में चली जाएगी। तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 28 दिन। इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति इस सवाल में आपको हुई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक, अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य पर 16% छूट देकर बेचता है, 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक होगी बात। 16% छूट देने के बाद आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि मार्केट प्राइस पर यदि मैं किसी वस्तु पर छूट देता हूं तो वह क्या निकल कर आता है, उसका सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य निकल कर आता है। तो भाई 100 रुपये की अगर मैंने अंकित मूल्य उसका 100 रुपये माना, तो उसमें से जब मैं 16 की छूट दे दूंगा तो उसका एसपी कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 100 की चीज़ 16% की छूट दे दोगे तो 84 रुपये की आपने बेची होगी। ठीक होगी बात। इसी का मान, इसी 84 का मान मुझे 1638 दे रखा है, 84 का मान। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कितने का मान निकालना है। तो आपने कहा सर आप मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपने 100 मानी थी, बस 100 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। जब इससे मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा, एक बार जाएगा, फिर 9 और 0.5 आ जाएगा। इसको जब आपने कहा तो 1950 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक होगी बात। सॉरी, मार्केट प्राइस आया, ये हमारा 100 की वैल्यू आई है ना, ये मार्केट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस तो दे रखा था, मतलब कि आपका अंकित मूल्य आ गया 1950 रुपये। अब सवाल आगे क्या कह रहा है कि यदि आप कोई भी छूट ना देते, उसे अंकित मूल्य पर ही बेचते, तो आपको कितने का लाभ होता, 30% का लाभ होता। अच्छा, अगर आप ये जो मार्केट प्राइस है इसी प्राइस पर वस्तु को बेच रहे हैं, तो अभी ये मार्केट प्राइस आपका कितना बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अभी ये आपका विक्रय मूल्य बन गया, क्योंकि आपने कोई छूट नहीं दी। अच्छा, तो आपको 30% का लाभ हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा अगर सीपी आपका 100 है, क्रय मूल्य 100 है, और इस पर जब आपने 30% का लाभ दे दिया तो वो वस्तु कितने में बेची होगी, आपने कहा सर 130 में बेची होगी। इसी 130 का मान आपको क्या दे रखा है, 1950 रुपए। यही देखो, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। 1950 कितने का मान है, 130 यूनिट का। मुझे क्रय मूल्य का मान चाहिए, जो कि मुझे 100 का वैल्यू बतानी है। बस आपने इसको काटा, 13 13 13 5 65 1500
इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझने की जरूरत थी कि आपने जब मार्केट प्राइस 100 माना, 16% छूट दी, तो सेलिंग प्राइस आपका 84 रहा होगा उस समय जब आप छूट दे रहे थे। तो आपने कहा मार्केट प्राइस इसका ये आ गया। अब उस सवाल में कहा गया है कि आपको कोई भी छूट नहीं देनी, जो प्राइस मार्केट का है वही वाले प्राइस पे सवाल आपको सामान दे देना है। तो 1950 मार्केट प्राइस था, वही आपका सेलिंग प्राइस बन गया बस। और सवाल में कह दिया कि ऐसा जब आप कर रहे हैं तो आपको 30% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज उस क्रय मूल्य पर 30% का लाभ 130 रुपए की हो गई। 130 की वैल्यू 1950 दे रखी है, आपको 100 की वैल्यू चाहिए। क्या 100 क्या था हमारा, सीपी का मान चाहिए था, आपका 1500 आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, पहले जो 41 किलोमीटर हैं वो 45 मिनट में तय कर रही है, अगले 23 किलोमीटर 35 मिनट में तय कर रही है। एवरेज स्पीड आपको बतानी है, औसत चाल। तो आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। जितना समय लिया है इसे टोटल टाइम ही कर लो, खाली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आपने कहा सर 41 किलोमीटर ये थे, 23 किलोमीटर ये थे, 64 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। टोटल टाइम उसने कितना लिया है, आपने कहा सर 45 मिनट यहाँ पे लिए थे, 35 मिनट यहाँ पे लिए थे। अब चूंकि ये क्या है, मिनट में है, इसे मिनट को आपको देखो, ये ऊपर किलोमीटर में है नीचे मिनट में है, तो ये तो चलेगा नहीं। आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको क्या किस में बनाऊंगा मैं, घंटे में। तो घंटे में बताने के लिए मैं 60 से क्या करूंगा, यहाँ पे भाग करूंगा। तो ये 60 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, नीचे बन जाएगा कितना 80। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 बार, 8 छंग 48, 48 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा चाल। लेकिन जो चाल पूछी है हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछी है, तो आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके क्या बना देना है, आपको बना देना है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये 6 से 8 बार कटा, 6 से 3 बार, ये आ गया 40/3, या फिर इसे 13 से 1/3 भी बोल देते हैं। ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आपका। ठीक है, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड निकालनी थी, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे और 1620 में 180 के भाव पर बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सबसे पहली बात तो जब प्रतिशत की बात आती है निकालने की, तो हमें वैल्यूज पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे 1200 रुपये में उसने 150 पेन की दर से पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन की दर से उसने पेन बेच दिए। ये आपका सीपी था, ये आपका क्या था, एसपी था। ठीक होगी बात। अब समझने की बात क्या है, यहां 150 पेन है, यहां 180 पेन है। यदि इसको मैं क्या बना दूं कि एक पेन खरीदने की वैल्यू बना दूं और एक ही पेन बेचने की वैल्यू बना दूं, तो यहां पे पेन हमारे समान हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट इसके जो ये मूल्य है उसका अंतर निकाल सकते हैं, उसमें हम बता देंगे कितना अंतर आया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक पेन 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया। अब आप लाभ बताओ, तो आपका होगा सर 2 का लाभ हो रहा है, 10 पर गुणा 100, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको 20% का लाभ हो रहा है सीधे सीधे। यही चीज मैं यहां बताना चाह रहा हूं, यहां अलग पेन है, यहां अलग पेन है, दर अलग अलग है, तो हम नहीं बता सकते सीधे सीधे। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पेन सेम बनाएंगे। तो सेम पेन बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो आप इसको देख लो। सबसे पहले आपने देखा कि सर ये इससे ऐसे कैंसल आउट हो गया, इससे जब मैंने किया तो 8 रुपए में एक पेन की दर से मैंने पेन खरीदे, और जब मैंने इसको यहां पे काटने की कोशिश की तो 9 रुपए में एक पेन की दर से मैंने पेन बेच दिए। अब देखो यहां भी पेन सेम है, यहां भी पेन सेम है, तो अब मैं इनके मूल्यों की तुलना कर लूंगा। तो 8 रुपए में मैं खरीद रहा हूं, 9 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है, आपने कहा सर 1 का। तो मैंने आपसे कहा कि आप प्रतिशत में बताओ आपको कितने का लाभ हो रहा है। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 12.5%। इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। पेन आपको सेम बना लेने हैं पहले, तभी आप कंपैरिजन इनके पैसों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जीडी में आए हुए सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं, मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को
10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब बात क्या कर रहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी से, अब मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारा जिससे कंपैरिजन करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। अब इससे ए कितना 20% अधिक कार्यकुशल है, तो बी जब बी 100 है तो ए कितना होगा, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। ठीक है नहीं, कार्यकुशलता का मतलब होता है क्षमता। जब इसका अनुपात निकाला तो 6:5 मेरा निकल गया। अच्छा, अब अगली क्वेश्चन देखता हूं क्या कहती है। सी बी से, अब बी और सी हमने यहां पे देखा अनुपात निकाला, सी बी से, अब जिससे कंपैरिजन करना होता है मैंने क्या बोला है कि इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने बी को सॉल्व किया और सी जो है बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो अब वो कितना होगा, 50 ही तो होगा। इसका 50% कम का मतलब 50 होगा। तो यहां मैंने जब इसका अनुपात निकाला तो वो क्या निकला, 2:1। ये भी इसकी क्षमता है, ये इन दोनों की क्षमता है। अब आपको क्या समझना है, यहाँ इन्हें क्या कर देना है, बराबर। बराबर किस तरीके से, आप बताओ, यहां बी की क्षमता 5 है, यहां बी की क्षमता 2 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बी की क्षमता तो सेम ही रही होगी ना, तो इसको सेम करना है मुझे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूंगा, बी की मेरी क्षमता समान हो जाएगी। अब देखो 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब ये इक्वेशन सेम हो गई। अब ए अनुपात बी अनुपात सी जो मेरा निकलेगा वो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 5। ये मेरा क्या निकल गया, इसका अनुपात। इस अनुपात में इनकी क्षमताएं हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब क्या कह रहा है सवाल, अब आपको पता होना चाहिए कि हम टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले कैसे, आपको पता है कि क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है, वो निकाल लो भाई। क्षमता मुझे दे रखी है तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की, कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 27 हो जाएगी, गुणा समय कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं, 10 डेज लेते हैं, बस ये मेरा कितना आ गया 270। ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है सर, टोटल वर्क आ गया। अच्छा, अब आपको बताना है कि 20 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्षमता किसकी रखूंगा, अब मैं बी की क्षमता रखूंगा, क्योंकि मुझे जो है कार्य बी से करवाना है, तो बस बी की क्षमता रख दी मैंने 10, बी का समय यहां से मुझे निकालना है, टोटल वर्क मेरा 270 आ गया, तो समय कितना आ जाएगा बी का, 27 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि मैं बेसिक से ही चीज़ें समझता हूं कि जो भी पहली बार क्लास को देख रहा हो वो भी समझ पाए अच्छे से। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का एवरेज 26 है तो 5वीं संख्या बतानी है। अच्छा, बहुत इजी सवाल है, बेसिक से करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मैंने सोचा 4 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज होगा वो होता है प्रेक्षणों की का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये 5वीं संख्या मैंने ई मान ली, उस ई का 5/6 के बराबर है। यहां से मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो ये 4 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, और इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10/3, ये हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आगे सवाल कह रहा है कि सभी 5 संख्याओं का एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन 5 संख्याओं का एवरेज प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना दे रखा है आपको, 26। यहां से ये जो 5 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 130। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपसे 5वीं संख्या ये ई पूछी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपको ये दे रखी है ई गुणा 10/3 और प्लस ई ये दे रखा है, बराबर इसका मान आपको 130 दे रखा है। जब यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 ई बटे में सब क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा 130। ये कितनी बार कटेगा, आपने कहा सर ये कट जाएगा आपका 10 बार, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। वह 5वीं संख्या क्या है, 30 है। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए है। 1530 रुपए है। आपको बताना है कि समान राशि पर समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो आपको सीआई और एसआई का अंतर पता होना चाहिए। ये होता है साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इनका अंतर क्या होता है, देखो जब भी मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की तो वो हर साल सेम ही लिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 4% लिया गया था तो यहाँ भी कितना लिया जाएगा, 4%। जब हम बात करते हैं सीआई की तो वो क्या करता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। जैसे मान लो 10%, 100 रुपए थे आपने दिए, उस पर 10 रुपए का ब्याज दिया। अब अगले साल क्या होगा, साधारण ब्याज में तो अगले साल भी आप 10 ही रुपए ब्याज दोगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब ये जो ब्याज था इसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ठीक है, साधारण ब्याज इस तरीके से चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से चलता है 2 साल का। ठीक है, तो यहां अगर आपने 4% ब्याज दिया है, यहां आपने 4% ब्याज दिया है, तो अब यहां भी आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा इस 4% पर। तो इस 4% पर आपका अगर 4% का ब्याज निकालो तो कितना निकलेगा,
निकलेगा? आप कहोगे 0.16%। इतना ब्याज आपको इस साल भी देना पड़ेगा। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है। बस इसी तरीके से हमें सवाल को निकाल देना है। अगर 3 साल का पूछता तो कितने डिब्बे बन जाते? इस तरीके से, ये इतने डिब्बे बन जाते। यहाँ पे यहाँ का ब्याज यहाँ देना पड़ता, इन दोनों सालों का ब्याज यहाँ देना पड़ता। ठीक है, और बाकी मैं एक्सप्लेन अच्छा करूंगा आपको जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा आपको। तो ठीक है, अच्छा, तो ये आपने इसका डिफरेंस समझ लिया होगा। अब हम इसी तरीके से सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? भाई हमें पता लग गया कि जब हम 2 साल का एसआई देंगे तो आपने कहा कि 4% पहले साल रही होगी और 4% अगले साल रही होगी। कितने प्रतिशत दर रही होगी? 8%। ठीक है बात। जब मैं सीआई की बात करूंगा तो मैंने क्या कहा कि 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, फिर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा वो इतना निकलेगा। तो जो दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8.16%। तो आपने देखा जो हम चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं 2 साल का वो 8.16% है, और जो साधारण ब्याज लेते हैं वो 8% है। इसकी वैल्यू हमें 1530 सवाल में दे रखी है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम 8.16 की दर से लेते हैं, और मुझे वैल्यू कितने की बतानी है? 8 की, क्योंकि मुझे साधारण ब्याज का मान बताना है। तो आप देखो, समझने की कोशिश करो। पहले तो इस सवाल को आप कर लेंगे, बहुत इजी सा सवाल है। पहले इससे कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। 8 × 8, 102 बार कट गया। 102 से पहले तो एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? यहाँ मैंने 102 रख लिया तो बचेगा 5, 1 51, और ये 5 बार कट जाएगा। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 1500। इस सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा सवाल था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि 3 संख्याओं 3, 5, 7 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम आपको दे रखा है 2415, और ए बी सी में 3 संख्या ले रहा हूं जो दे रखी है मुझे 3, 5 और 7 के अनुपात में। आपसे क्या पूछा है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 92, 46, 69 और 27, ये ऑप्शन दे रखे हैं। जब मुझसे पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है तो मैं इस सवाल में पेन भी नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी। बहुत आसानी से ऑप्शन देख के मैं सवाल को लगा दूंगा। कैसे? जो पहला मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए ना सवाल के साथ, वो होना चाहिए पहले आपने सवाल पढ़ा, फिर आपने देखा कि क्या ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, तो आपने देखा ऑप्शन इस तरीके के दे रखे हैं, फिर आपने देखा कि मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। अब क्या होगा? ये सवाल अनुपात में है, इसका मतलब इसके साथ एक कॉमन संख्या भी होगी जो कि x नाम की होगी, तभी तो वो x कटा होगा सब में से, तभी तो इस अनुपात में आए होंगे। तो ये संख्या जो होगी मैंने माना x होगी, ये x सब में से कैंसल आउट हुआ होगा, तब इनका अनुपात ये बना होगा। ठीक होगी बात? तो यहां मैंने देखा कि जो मुझे 7x और 3x का जो अंतर मुझे बताना है वो कितना है? 4x है। 4x की मान मुझे बताना है। मुझे समझ में बात यह आई कि ये 4 तो हमेशा रहेगा, उस 4 के गुणा में कोई ना कोई संख्या होगी, वही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब मैंने ऑप्शन की ओर गया तो मैंने देखा ना तो ये 4 से कट रही है, ना ये 4 से कट रही है, ना ये 4 से कट रही है, एकमात्र आंसर है जो मेरा 4 से कट रहा है, यही मेरा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवाल को टैकल करना चाहिए। जो चीज पूछी गई होती है वो पहले ऑप्शन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा ना तीनों का, तो आपने देखा जो कॉमन पार्ट है वो तो कॉमन ले लो, बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं उनको ऐसे ही लिख दो। ये इनका क्या होगा? एलसीएम, जो कि मुझे क्या दे रखा है? 2415 दे रखा है। यहां से जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो एक्स की वैल्यू 23 आएगी, और मुझे बताना है तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर जो कि 4x है, तो मुझे 4 × 23 का मान बताना है जो कि मेरा 92 आ जाएगा। तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे, इजी सा सवाल था। अगला सवाल कह रहा है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2 है। ठीक होगी बात? अच्छा, यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाया जाएगा? 1:2 ये अनुपात मुझे बनाना है। आप समझने की कोशिश करो, मुझे सिर्फ पानी मिलाना है, मुझे दूध को बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो यहां दूध 3 और यहां दूध 1, कैसे? इसको 3 बनाओ तभी तो दूध सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों 3 से गुणा कर दिया पूरे ब्रैकेट, तो क्या आ गया? 3:6 आ गया। अब आपने देखा कि मिल्क यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मिल्क सेम है, मैंने नहीं छेड़ा मिल्क को। दूध में कितना परिवर्तन आया? तो आपने कहा सर दूध आपका 4 बढ़ गया, यही 4 का मुझे मान बताना है। अब आपको पता है कि टोटल जो मेरा मिक्सचर था वो 75 लीटर था, वो 75 कितने का मान था? 3 और 2 5 का मान था, और मुझे मान कितने का बताना है? 4 का। तो आपने देखा कि 15 चौका 60 लीटर अगर आप पानी डाल देंगे तो उनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा, इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है। इस अनुपात में समकोण त्रिभुज की
भुजाएं हैं और इसका परिमाप आपको 90 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब आप समझने की कोशिश करो, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। अब ये अनुपात में दे रखी है, इनके साथ कोई ना कोई संख्या रही होगी ऐसी जो कि कटी होगी, उसके बाद में ये अनुपात आया होगा, इस x को काटा होगा तभी तो ये अनुपात आया होगा। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपने कहा सर 25 और 5 30x इसका योग हो जाएगा, यही परिमाप होता है। परिमाप मुझे 90 दे रखा है, x की वैल्यू आपको 3 आ गई आपकी, ठीक है। अब ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये होता है, ठीक है, जिसमें 5 12 और ये 13 इस तरीके से भुजाएं रही होंगी। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणा हाइट गुणा बेस, आधार गुणा ऊंचाई। तो बस आधार और ऊंचाई दोनों ये दे रखी हैं आपको, 1/2 गुणा 5 गुणा 12 सॉरी 5x गुणा 12x, क्योंकि यहाँ पे x एक मल्टीपल में भी तो होगा ना सबके, तो 5x गुणा 12x। अब चूंकि x की वैल्यू आपको 3 दे दी तो यहाँ भी आप 3 रख दो गुणा 3, यहाँ भी आप 3 रख दो गुणा 3। आपने देखा ये 6 बार कट गया, 6 × 18 और 5 × 15 15 और 18 270 इनकी गुणा आ गई। ये सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्या हो गया? एरिया होगा। ठीक, बहुत ईजी सा सवाल था, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 6,225 रुपए की धनराशि 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटी जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, जो फर्स्ट हिस्सा है उसका 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने, अच्छा दूसरे हिस्से सेकंड हिस्से के 5 गुने के बराबर हो। पहले तो इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हिस्से का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 5:4 ये आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले इनका ना ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन दे रखे हैं 450, 300, 525 और आपको दे रखा है 600। ये अनुपात, ये ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको इस सवाल को ऑप्शन से भी करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि तथा ये जो पहला हिस्सा था ना, पहले हिस्से का जो 4 गुना था, ये दूसरे हिस्से के 5 गुने के साथ साथ तीसरे हिस्से के 7 गुना के भी बराबर है। जो थर्ड हिस्सा है उसके 7 गुना के बराबर है। तो फर्स्ट बटे थर्ड का जब मैंने रेशियो निकाला तो 7/4 आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब वही वाली चीज मैंने आपको बता रखी है क्या, कि यहां पे जो फर्स्ट हिस्सा है वो 7 है, सॉरी 5 है, यहां जो फर्स्ट हिस्सा है वो 7 है। क्या ये पॉसिबल है? भाई फर्स्ट हिस्सा तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, तो उसको सेम करने के लिए यहां 5 से गुणा करो, यहां 7 से गुणा करो। तो फर्स्ट और सेकंड यहां कितना आ गया? 7×5 35 बटे 7 चौक 28, ठीक होगी बात। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड हिस्सा यहां क्या हो जाएगा? 7×5 35 बटे 5 चौक 20। अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट हिस्सा यहां 35 है, यहां 35 है, इसका मतलब अब चीजें शॉर्टेड है। अब क्या आ गई? फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 35 28 और 20, ये आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, मुझसे पूछा है कि पहले तथा दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है। तो पहले तथा दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है? तो आपने कहा सर 7 का अंतर है। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको जो पूरी वैल्यू दे रखी है 6 2 2 5, क्या इसका यूज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 7 आ गया, जो भी मेरा मान आएगा, क्योंकि ये जो है ये अनुपात में है, इसके साथ एक x वैल्यू एडेड होगी, इसका मतलब मुझे 7x की वैल्यू निकालनी होगी। अब 7 के गुणा में कोई संख्या x होगी, तो आपने ऑप्शन में ये देखना है कि 7 का मल्टीपल क्या है, वही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। अगर मैं सीधे सीधे इस सवाल को करूं तो आपको इन सब का योग कर लेना है, इसका मान ये दे रखा है और आपको 7 का मान निकाल लेना है, ठीक होगी बात। ये होता है तरीका। लेकिन जब मुझे पता है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटने वाली, तो मुझे ऑप्शन देखने चाहिए। मैंने ऑप्शन देखा ना, ये 7 से कटती, ना ये 7 से कटती, ना ये 7 से कटती, एकमात्र संख्या 7 से कटती है, वही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होना पड़ेगा, इससे और जल्दी आप सवाल को कर पाएंगे। ऑप्शन से खेलना सीखना है आपको, ठीक है। सवाल को पूरा सॉल्व करने की कभी कोशिश नहीं करनी है आपको, कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द सवाल हो पाए। अगर मैं 2 से 4 सेकंड भी एक सवाल में बचा पाता हूं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। भाई ये सीपी है, क्रय मूल्य मैंने माना 100 लेट कर लिया मैंने। जब मैं इसको बेच रहा था कुछ रुपए में तो मुझे 12% की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी, ठीक है सर। अच्छा, जब मैं इसको बेच रहा हूं इससे, ये वाला जो प्राइस है अपना, इससे 164 रुपए अधिक में, तो मुझे क्या हो रहा है? 8.5% का लाभ हो रहा है। ये सवाल दे रखा है। अब यहां से यहां तक का जब मैं अंतर निकालने जाऊंगा तो ये तो देखो प्लस में है 8.5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12%, ये जो अंतर आएगा मेरा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20.5। आ गया नहीं आ गया? अच्छा, इसका ही मान मुझे ये दे रखा है, रुपए में इतना और यूनिट में इतना। तो 164 जो मान दे रखा है, मुझे 20.5 दे रखा है। मुझे 100 का मान मुझसे क्रय मूल्य पूछा है, 100 का मान मुझसे पूछा है, ठीक होगी बात। यही पूछा है मुझसे। बस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहां से इसको गुणा करूंगा, तो सीधे सीधे जो इससे कटने वाला है ना, ये कट जाएगा आपका
पहले 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, और ये 5 से कटेगा 20 बार, ये 41 से कट जाएगा सीधे सीधे 4 बार, 4 दूनी 8, 800 इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और थी, ये तो कैलकुलेशन आपने कर ली। ऑप्शन इस सवाल के क्या हैं, 700, 850 और 840, ये सवाल के ऑप्शन है। अब इस सवाल को आप यहीं पर लिखा रहने दो, ये इस तरीके से। अब मैं इसको डिजिटल सम से करूंगा। मैंने डिजिटल सम बनाया, ऊपर मेरा 6, 4, 10, 11, 12 2 डिजिटल सम बना, नीचे 7 डिजिटल सम बना। मुझे 4 से गुणा करनी है, क्यों, मैंने आपको बता रखा है डिजिटल सम में कि नीचे मुझे क्या बनाना होता है, 1 ds। अब 7 चौक 28, 1 ds बन गया, नीचे का काम खत्म, 4 दूनी 8, 8 ds जिसका हो वही मेरा आंसर होगा। एक ही मात्र ऑप्शन था जिसका ds 8 था, वही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, ये तो भी छोटा सवाल था, हमने वैसे भी कैलकुलेशन कर लिया। अगर ये बड़ा सवाल होता तो हम ds भी इस सवाल में लगा देते। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। छोटा सा सवाल था ये तो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं जो हैं 5 और 7 के अनुपात, 5 और 6 के अनुपात में है। आयत की भुजाएं, तो आपको बताना है कि आयत की छोटी भुजा क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं अब हम। 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया भेजता है। मैंने माना कि एक तार है, ये एक तार है इस तरीके का, इसका जो एरिया है वो मुझे ये दे रखा है, ये एक वृत्त का एरिया है, ये मुझे दे रखा है। मतलब कि पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे दे रखी है, क्योंकि वृत्त का एरिया यही होता है, 18,634 मुझे दे रखी है। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा आयत दे रखा, ये जो मेरा वृत्त दे रखा है, इसको मैं एक इस तरीके से, इस तार को लूंगा, खोलूंगा और इस तार को इस तरीके से मोड़ दूंगा, ये वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुझे वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। मुझे परिमाप इनके बराबर करने हैं, क्योंकि पहले मेरा इस शेप में था तार, मैंने ऐसे मोड़ रखा था, अब मुझे इस शेप में मोड़ देना है। बस परिमाप तो दोनों के बराबर होंगे। परिमाप क्या होती है, एक परिधि होती है। अगर मैं वृत्त भी बना दूं तो वो भी एक तार को इस तरीके से चौकुटा मोड़ के बनेगा। तो जो परिमाप होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं होते। देखो, ये इतना क्षेत्रफल घेर रहा था, ये इतना, ये अलग से क्षेत्रफल घेरेगा, लेकिन क्या चीज सेम होती है, वो होता है इनका परिमाप। ये गोल होगा, इसी को चौकोर कर दूंगा, मुझे आयत बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वृत्त का परिमाप की जरूरत है। वो कैसे निकलेगा, जब मैं इसकी भुजा त्रिज्या निकाल लूंगा। तो इसका जो मान होता है पाई का ये रख दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18,634, 11 दूनी 22, 11 इकन 11 और 76, 11 छंग 66, 103, 11 नम 99 और 3 और 1 4, 11 चौक 44, ये आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 8, 4, 1 14 7। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ये जब मैं इसको हटाऊंगा ना तो ये आ जाएगा 121 गुणा 7, और ये वाला 7 और पहुंच गया। जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का, ये 7 स्क्वायर 7 का, ये आ गई मेरी वैल्यू। आर की वैल्यू आ गई 77, 11 7 77। अब मुझे वृत्त का परिमाप बताना है। जो वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर में आर की वैल्यू 77 रख दी। यही जो परिमाप है वृत्त का, ये आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो 2 पाई आर होगा वो वृत्त का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है, इसके बराबर हो जाएगा। बस ठीक है, ये मैंने वृत्त के परिमाप निकाल दिया और ये मेरा आयत का परिमाप हो जाएगा। जबकि मेरी भुजा 5x और 6x दे रखी हैं। बस तो मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ, जब दोनों को ऐड करूंगा 6 और 5 को, तो क्या हो जाएगा 11x गुणा में। तो 11 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 2 से 2 कट गया। जो हमारा x की वैल्यू आ गई वो 22 आ गई। मुझे छोटी भुजा बतानी थी, छोटी भुजा मेरी 5x थी, तो 5 गुणा 22 बराबर 110 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान का रखना है इस सवाल, इन तरीके के सवालों में, कि जो परिमाप होता है चीजों का वो हमेशा बराबर होगा। एक तार लिया मैंने, उस तार को मैं ऐसे गोल है, फिर उसको क्या करूंगा, चौड़ा कर दूंगा, तो परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। तार की लंबाई थोड़ी बदल रही है, तार की लंबाई हम बिल्कुल नहीं बदल रहे, हम सिर्फ उसका आकार बदल रहे हैं, उसे वृत्त से आयत बना रहे हैं। तो तार की लंबाई हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब तार का जो परिमाप होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो आयत का हो, या किसी वर्ग का हो, किसी भी चीज का हो। तो बस हमने परिमाप को बराबर कर दिया और आंसर निकाल दिया। इस सवाल आ जाते हैं इस तरीके के। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि परिमाप नहीं बदलता कभी भी। ठीक, परिमाप हमेशा बराबर रहेगा, तार की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। आगे देखते हैं अगला सवाल हम। अगला सवाल कह रहा है, 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्यों में 7:9 के अनुपात में इनका मूल्य, ए और बी 2 जैकेट है, इनका मूल्य आपको 7:9 के अनुपात में दे रखा है। जो जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, तो जैकेट बी का मूल्य बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये। मैंने ये सवाल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको ऑप्शन से खेलना सिखा सकूं। ये SSC GD में आया हुआ सवाल है ये,
650, ये हो गया। अब आप समझने की कोशिश करो, मुझे जैकेट बी का मूल्य बताना है। जैकेट बी के मूल्य में 9 छुपा हुआ है, इसका मतलब जो भी मेरा मूल्य आएगा वो 9 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा। 9 उस संख्या में जरूर से जरूर छुपा होगा। मैं ऑप्शन में देखूंगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेरा 9 का मल्टीपल है। ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये 7 और 1 8 ये 9, यही एकमात्र संख्या है जो 9 का मल्टीपल है, यही मेरा उत्तर होगा। करना कैसे है सवाल भाई, ये इससे कितना कम है 380 और वैसे कितना कम है 2, तो ये जो 380 दे रखा है ये इस 2 का मान है, मुझे 9 का मान बताना होगा, वो इस उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इजी सा सवाल था, ये सिर्फ मैंने ऑप्शन से खेलना आपको सिखाता हूं मैं, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन मिक्स क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से अच्छा शॉर्ट से शॉर्ट वे बताऊंगा सवाल को करने का। ठीक, और जो हमारी क्लास चलती है उसमें मैं बेसिक भी बताता हूं आपको, साथ ही साथ ये तरीके भी बताता चलता हूं, तो आप वो भी क्लास फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीएसी के समद्विभाजक बीसी को बिंदु डी पर मिलते हैं। एक ये इस तरीके का एक त्रिभुज है जिसमें ये ए बी सी दे रखा है मुझे, बी ए सी इस वाले एंगल के समद्विभाजक। पहले समद्विभाजक को समझो, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना। तो ये ए का जो समद्विभाजक होगा, मतलब कि यहां से एक रेखा जाएगी जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर मान लो ये कोण 40 है तो ये कोण भी कितना होगा 40 होगा, इसको समद्विभाजित करती है। ठीक होगी बात, समान दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको क्या दे रखा है कि बिंदु डी पर जाकर मिल जाता है। ठीक है, आपको ए वी की वैल्यू 10 दे रखी है, ए सी की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, बी डी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपसे इस पूरे बी सी की वैल्यू पूछी है। इस पूरे बी सी की वैल्यू कब आ पाएगी, जब आपके पास इस डी सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, आपको एक थ्योरम हमेशा याद रखनी है। वो क्या होती है कि यदि जो हमारा ये इस वाले एंगल का समद्विभाजक यहां पर मिलता है, तो जो जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में ये दोनों भुजाएं भी होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये होती है एक प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसको लिख लेना कि जब ए का समद्विभाजक, ये होता है समद्विभाजक का साइन, ये दोनों समान कोण हो जाते हैं। जब ए का समद्विभाजक यहां पे मिलता है तो जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में ये दोनों भुजाएं होती है। ठीक है, तो यही वाला सवाल लगा देना। तो मुझे देखना है कि ये दोनों भुजाएं किस अनुपात में, तो आपने कहा सर ये तो 2:3 के अनुपात में है, 10 और 15 है, ये 2 और 3 के अनुपात में है। इसका मतलब ये वाली अनुपात और अनुपात ये इस अनुपात में ही होंगे, जिस अनुपात में ये उसी अनुपात में ये। इस 2 का मान 3 से गुणा करके 6 आया हुआ है, तो इस 3 का मान भी 3 से गुणा करके क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बीसी मुझसे टोटल पूछिए तो कितनी आ जाएगी, 15, 6 और 9 15। ठीक है, तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, और मैं ज़रूर उसको अगले जब भी कराऊंगा क्लास लूंगा उसमें उस सवाल को ले लूंगा मैं। ठीक है, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको क्या करना है, आपको कहीं भी कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ्स चैप्टर वाइज जो करा रहा हूँ वो 45 मिनट की क्लास, 30-35 मिनट की ये वाली क्लास देख लेनी है, आपका भला इसी से हो जाएगा। डेली आपको लेनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया से नया देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें फॉलो करते रहिए आप। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वगैरह, डिजिटल सम वगैरह देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उन वीडियोज़ का, वो आप देख सकते हैं जाके। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ। आप क्या करना है, आपको वहाँ जाना है, मुझे डीएम करना है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ बनवा के 15-20 सवाल जो भी होते हैं हमारे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।